अपनी मेहनत और देश सेवा की बदौलत पीएम मोदी सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग ये पचा नहीं पा रहे। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता पीएम मोदी को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी का अपमान करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने सरकार की योजनाओं के केंद्र बिंदु में हमेशा ही आम आदमी को रखा। इस सोच के साथ गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मसलन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी गई। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो भारत रक्षा के मामले में विश्व का सिरमौर बन गया है। भारत आज रूस, अमेरिका, फ्रांस सहित 100 से अधिक देशों को सैन्य हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के कर्णधार नरेंद्र मोदी सर्वाधिक अवधि तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। उन्हें सर्वाधिक कार्यकाल तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। आज संपूर्ण विश्व में प्रधानमंत्री मोदी की ख्याति गूंज रही है। वो जिस भी देश के दौरे पर जाते हैं, उस देश के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा जाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग विदेशी नीति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका की नई 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का हवाला देते हुए भारत अमेरिका संबंध और पीएम मोदी ट्रंप की मित्रता पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि नई अमेरिकी रणनीति में पाकिस्तान पर पहले की तरह कड़ी आलोचना नहीं की गई। इसके अलावा कई अहम हिस्सों को नजरअंदाज भी कर दिया गया। वहीं ट्रंप के भारत पाक विवाद में मध्यस्थता के दावे पर भी सवाल उठाए गए। दर्शकों, कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो भी कहे, लेकिन आप दर्शक मानते हैं कि पीएम मोदी की कार्यकाल में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है? तो कमेंट में यस जरूर लिखें और पीएम मोदी भी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आप ये बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस और विपक्ष की बढ़ गई है चिंता, कैसे राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा मजेदार तंज कस दिया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने असम कांग्रेस के नेताओं के साथ जो बैठक की, उसकी सारी जानकारी उन्हें मिल गई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह पता लगाने के लिए एक जूम मीटिंग भी की कि आखिर पार्टी का खबरी कौन है। लेकिन शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने हंसते हुए ये भी कह दिया कि जूम मीटिंग की खबर भी उन तक तुरंत मिल गई। शर्मा का यह बयान जैसे ही सामने आया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के भीतर आपसी फूट और सूचनाओं का लीक होने पर बड़ा मुद्दा बन चुका, जिस पर विरोधी दल लगातार चुटकी ले रहे हैं। वहीं भारत रूस संबंधों के बीच जारी राजनीतिक चर्चा में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती दुनिया भर में सराहना की जाती, लेकिन भारत में एक विशेष समूह है ऐसी उपलब्धियों को कमतर दिखाने और राहुल गांधी द्वारा गढ़ी गई फेक नैरेटिव को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। भाटिया ने आगे ये भी कहा कि वैश्विक कूटनीति विश्वसनीयता पर चलती है और न कि वंशवाद पर। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ किसी परिवार से आने पर राहुल गांधी को हर मंच पर गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता होने के बावजूद राहुल गांधी ने बार बार राष्ट्रीय और संवैधानिक कार्यक्रमों में दूरी बनाई। भाटिया ने सवाल उठाया कि किसी भी विदेशी मेहमान को यदि किसी भारतीय नेता से मिलना होता है तो वो अपनी इच्छा जताता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। ऐसे में ये ड्रामा अब क्यों? वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी से जुड़े कथित राष्ट्र विरोधी एवं धर्म आधारित टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति है और इसे किसी भी सहकारी बैंक को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये टिप्पणी तब आई है जब कुछ सहकारी बैंकों ने केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने इन बैंकों को थिरुनेल्ली मंदिर देवस्थानम की परिक्विक हो चुकी फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर बैंक कमजोर है तो मंदिर का पैसा उसकी मदद के लिए सहारा नहीं बन सकता। दर्शकों, विपक्ष की पोल एक बार फिर से खुल गई है। सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी से विरोधियों को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। आपको बता दें कि साल 2022 में नुपुर शर्मा विवाद पर जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें आग लगाने वाली जीभ कहा था, जिसे वामपंथी और उदारवादी समूहों ने जमकर सराहा था। लेकिन अब रोहिंग्या टिप्पणी पर
वो इसी जस्टिस सूर्यकांत का विरोध कर रहे हैं। नूपुर मामले में कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को वामपंथियों ने मोदी सरकार पर हमले के रूप में इस्तेमाल किया। अब वही लोग सीजेआई की रोहिंग्या टिप्पणियों को डीह्यूमनाइजिंग बता रहे हैं। न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने 2 दिसंबर 2025 को रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने रोहिंग्याओं को अवैध घुसपैठिए करार देते हुए कहा था कि क्या देश में सीमा तोड़कर घुसने वालों को रेड कार्पेट करके वेलकम देना चाहिए। ये टिप्पणी रोहिंग्या हेबियस कॉर्पस याचिका पर आई, जिसमें 5 रोहिंग्या हिरासत में लापता होने का मामला उठाया गया था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि सरकार ने उन्हें शरणार्थी घोषित नहीं किया है तो उन्हें रखने का कोई दायित्व नहीं है और अवैध प्रवेश करने वालों को भोजन, आश्रय या फिर शिक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता। वहीं अब पूर्व जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने सीजेआई सूर्यकांत को खुला पत्र लिखा है, जिसमें टिप्पणियों को अनक्वेश्चनेबल और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बताया गया है। पत्र में कहा गया है कि रोहिंग्याओं को टनल खोदकर घुसने वाले घुसपैठिए बताना और उनके मानवीय अधिकारों का अपमान करना ये सरासर गलत है। उन्होंने अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जिसके तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सभी को प्रदान करना है, भले ही वो विदेशी ही क्यों न हो। हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी कहा कि ऐसी टिप्पणियां न्यायिक पूर्वाग्रह पैदा करती हैं और गरीबी का हवाला देकर शरणार्थियों के अधिकारों को नकारना खतरनाक मिसाल है। दर्शकों, आपको बता दें कि भारत में रोहिंग्याओं के लिए वामपंथी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के साथ कुछ एनजीओ, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुछ सिविल सोसाइटी संगठन काम करते हैं। ये रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जैसे संगठनों के तले उन्हें शिक्षा, राहत और कानूनी सहायता देने की पैरवी करते हैं। वामपंथी समूह रोहिंग्याओं को शरणार्थी मानते हैं और भारत की निर्वासन नीति को मोदी सरकार का इस्लामोफोबिक रुख बताते हैं, जबकि राष्ट्रवादी इसे अवैध घुसपैठिए बताते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने उन्हें निर्वासित करने की योजना बनाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई, लेकिन साल 2018 में कोर्ट ने निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। भारत ने गैर हस्तक्षेप सिद्धांत अपनाया है, लेकिन बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद रोहिंग्या विरोध बढ़ गया है। वहीं रोहिंग्याओं के समर्थन में पत्र में हस्ताक्षर करने वालों का कहना है कि भारत में लंबे समय से शरणार्थियों को प्रवासी से अलग एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में मान्यता देने की परंपरा रही है। देश ने पहले भी तिब्बतियों, श्रीलंकाई तमिलों और ऐतिहासिक रूप से 1970 और 71 में पूर्वी पाकिस्तान से उत्पीड़न के कारण भागकर आए लोगों को मानवीय संरक्षण प्रदान किया है। तो देखा आपने कैसे रोहिंग्याओं के समर्थन में भी लोग सामने आ रहे हैं और सीजेआई की टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए हमेशा ही बेचैन रहते हैं। मुद्दा चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधना नहीं भूलते, लेकिन कांग्रेस के नेता ही मोदी सरकार के मुरीद होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे। दरअसल महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर होता है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के अलावा बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर राहुल गांधी ने भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संसद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के विचारों और संविधान की रक्षा करना एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। श्रद्धांजलि समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने बाबा साहेब अंबेडकर को एक महान राष्ट्रीय व्यक्तित्व बताया, जिनके विचार आज भी भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक ढांचे का मार्गदर्शन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अंबेडकर जी एक आदर्श हैं। उन्होंने पूरे देश को रास्ता दिखाया। उन्होंने हमें संविधान दिया, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों और संविधान की रक्षा करते हैं। हर भारतीय का संविधान खतरे में है, हम इसकी रक्षा करते हैं, नागरिक इसकी रक्षा करते हैं। बाद में एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की उनकी कालातीत विरासत संविधान की रक्षा के मेरे संकल्प को मजबूत करती है और एक अधिक समावेशी, दयालु भारत के लिए हमारे सामूहिक संघर्ष को प्रेरित करती है। दर्शकों, मौका कोई भी हो, राहुल गांधी भारत के महान लोकतंत्र को कोसना नहीं भूलते। राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संविधान खतरे में है। ये बात उन्हें समझना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हैं। उनकी दूरदर्शी सोच,
न्याय और समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा संवैधानिक मूल्यों ने भारत की विकास यात्रा को दिशा दी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए आयोजित डिनर में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया था। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर को इस डिनर में बुलाया। खास बात कि शशि थरूर इस डिनर में शामिल भी हुए। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुतिन के लिए डिनर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस ने आलोचना की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात आयोजित राजकीय भोज के लिए आमंत्रित किया गया है? नहीं, दोनों नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं पार्टी के मीडिया सेल के चीफ पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस डिनर में शामिल होने के फैसले को लेकर तंज कस दिया था। हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते। उनका ये भी कहना था कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले सवालों के घेरे में आते हैं। दर्शकों, शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी लाइन से अलग रहकर अपनी लाइन पकड़ी है। थरूर न सिर्फ इस डिनर में शामिल हुए बल्कि डिनर के पहले 2 टूक कहा था कि वो डिनर में शामिल होंगे। दर्शकों, ये पहली बार नहीं जब शशि थरूर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अलग राह चुनी हो। इसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिनिधि मंडल में पार्टी की तरफ चुने गए नामों में शामिल नहीं होने के बावजूद भी थरूर विदेशी दौरे पर गए थे। शशि थरूर जिस तरह लगातार आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं, इससे लगता है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बेचैनी बढ़ना तय है। दर्शकों, कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल करने के लिए एप्लीकेशन दी गई। वहीं कोर्ट से इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले में न्यायालय ने कोतवाली पुलिस रायबरेली से रिपोर्ट मांगी है। जांच की रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। वहीं इस मामले में ईडी और सीबीआई पहले से जांच कर रहे हैं। शिशिर ने कहा कि भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विदेशी नागरिक हमारे संसद में 20 साल से बैठे हैं। इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी और फैसला भी सुनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार से भी पासपोर्ट आ गया है। भारतीय सरकार से भी हमें जानकारी मिली है। जो भी डॉक्यूमेंट्स न्यायालय मांगेगा या फिर पुलिस मांगेगी, उसमें पूरी सहायता करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। वहीं शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने आख्या प्रस्तुत की। उसके बाद इस मामले की सुनवाई की गई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। एस विघ्नेश शिशिर ने अपने आवेदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके पास ब्रिटिश और भारतीय दोहरी नागरिकता है। सांसद रायबरेली फर्जी और कुटरचित कई पासपोर्ट धारक है। नेता विपक्ष के रूप में रहते हुए उन्होंने शत्रु देश को देश की गोपनीय सूचना प्रदान की है। इस पर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने मामले को प्रकरणवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए थाना कोतवाली नगर रायबरेली से आख्या मांगी थी। कोतवाली नगर पुलिस ने कोर्ट में आख्या प्रस्तुत की। वहीं एस विघ्नेश शिशिर अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट पहुंचे और इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता ने कई कागजात कोर्ट के सामने रखे। 2 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली। उसके बाद सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय की गई। दर्शकों, आपको बता दें कि ब्रिटिश नागरिकता को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चल रही है। उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी का मुख्य मकसद जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना है। उन्होंने बीजेपी पर भारत के पहले प्रधानमंत्री को अपमानित करने, नीचा दिखाने और बदनाम करने का आरोप लगाया। जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के उद्घाटन के मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि नेहरू के योगदान का विश्लेषण और आलोचना का स्वागत है। हालांकि उनकी लिखी और भी कई बातों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपनी बात रखते हुए सीधे तौर पर बीजेपी या आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर कौन था ये उनकी टिप्पणी से साफ जाहिर है। सोनिया गांधी की ये टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नेहरू सार्वजनिक धन का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद बनाने के लिए करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कांग्रेस ने इस दावे को झूठा बताते हुए राजनाथ सिंह पर ध्रुवीकरण फैलाने का आरोप भी लगाया था। सोनिया गांधी ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से संसद की चर्चाओं और राजनीतिक रैलियों में नेहरू और उनकी नीतियों पर लगातार हमले होते रहे हैं। दर्शकों, गांधी परिवार के लोग सिर्फ अपने परिवार के महिमा मंडल में लगे हुए रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी देश की सेवा में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें